चल रही जंग आखिरकार सीज फायर के पड़ाव पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अब नजरें टिकी है उस शांति समझौते पर जो ये तय करेगा कि ये ठहराव शांति बना रहेगा या फिर जंग का अगला अध्याय भी शुरू हो सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले डेडलाइन, फिर धमकी और अब सीज फायर। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 40 दिनों से चल रहा महायुद्ध अब सीज फायर की तरफ बढ़ चुका है। अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अब ना तो गोलीबारी होगी, ना ही मिसाइलें चलेंगी और ना ही ड्रोन उड़ेंगे। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है, जिसके मुताबिक ईरान को तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। उधर ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, 2 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच सीज फायर रहेगा, जिसमें हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिस पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के लिए ट्रंप के सामने ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी। ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म। संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। अमेरिका ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देगा। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। इस तरह महायुद्ध पर फिलहाल 2 हफ्ते का ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 14 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत ये तय करेगी कि ये युद्ध खत्म होगा या फिर महायुद्ध के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के 10 सूत्री प्लान में क्या क्या शामिल है। देखिए, ईरान के 10 सूत्री प्लान में कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, पहली बात ये रखी गई है। हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, ये भी बात रखी गई है। यूरेनियम संवर्धन स्वीकार किया जाएगा, इस बात की भी चर्चा हो रही है। सभी मुख्य प्रतिबंध हटाए जाएंगे, सभी दूसरे प्रकार के प्रतिबंध हटाए जाएंगे। यूएनएससी के सभी फैसले खत्म होंगे, गवर्नर्स बोर्ड के सभी फैसले खत्म होंगे, ईरान को मुआवजा दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी शर्तें हैं जो रखी गई है। अमेरिका अपने सैन्य क्षेत्र में वापस आ जाएगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग भी खत्म होगी। तो ये 10 शर्तें हैं, 10 सूत्री प्लान है जिसे शामिल किया गया है। अभी हमने आपको ईरान की मांगे बताई, अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका की मुख्य 15 शर्तें क्या थी। अमेरिका की मुख्य 15 शर्तें कुछ इस प्रकार थी। 30 दिनों का युद्ध विराम, ईरान को 1 महीने का सीज फायर करना होगा, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करें, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग पूरी तरह खत्म कर देना होगा, ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाएगा, ईरान यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह रोक लगाएगा,
और IAEA के परमाणु सामग्री सौंपनी होगी। सारी परमाणु सामग्री अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA एजेंसी को सौंपनी होगी और IAEA की पूर्ण निगरानी देश के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आजादी देनी होगी। प्रमुख केंद्र नष्ट, नंतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु केंद्र नष्ट किए जाने होंगे। प्रॉक्सी रणनीति छोड़ना होगा। हमास, हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय समूहों में रिश्ते और फंडिंग को खत्म करनी होगी। हथियार सप्लाई पर रोक रहेगी। क्षेत्र में हथियार की सप्लाई पूरी तरह से आपको रोकनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रीट को खोलना होगा और हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना होगा। मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं, मिसाइलों की संख्या पर रेंज कर सीमाएं लांघनी होंगी। सैन्य क्षमता सीमित कर दी गई है। ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी। प्रतिबंधों का मुद्दा, अमेरिका की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक राहत या समीक्षा, सिविल न्यूक्लियर में मदद, बुशहेर परमाणु संयंत्र जैसे सिविल प्रोजेक्ट्स में सहयोग, स्नैपबैक व्यवस्था खत्म। संयुक्त राष्ट्र की स्नैपबैक मतलब प्रतिबंधों की अचानक वापसी व्यवस्था को खत्म करना होगा। परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी, भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, ऐसी शर्त अमेरिका ने रखी। औपचारिक गारंटी आपको देनी होगी, ये भी ट्रंप कहते हुए नजर आए। देखिए, ईरान से सीज फायर पर ट्रंप का बड़ा बयान है। विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हॉर्मुज स्ट्रीट से अब जहाज निकल सकेंगे। विश्वास है कि ईरान शर्तों पर बना रहेगा। पश्चिम एशिया के लिए स्वर्णिम युग ये हो सकता है। ट्रंप ने ये बड़ा बयान आज दिया है ईरान से सीज फायर के बाद। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के PM X पर पोस्ट को लेकर उठाए गए सवाल पर सोशल मीडिया लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट खुद लिखी या अमेरिका ने जो उन्हें लिख कर दिया वो उन्होंने बस कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट में ड्राफ्ट लिखा था जिसके बाद उसे हटा दिया गया। शहबाज खुद अपनी एक्स पोस्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पोस्ट लिखे थे। यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि एक प्रधानमंत्री खुद के लिए पाकिस्तान PM जैसे शब्दों का इस्तेमाल ड्राफ्ट में क्यों करेगा। इससे यह धारणा बनी कि यह संदेश किसी और ने उनके लिए लिखा है। इशारा व्हाइट हाउस की ओर भी किया गया है कि कहीं अमेरिका ने तो शहबाज को यह लिखकर नहीं भेजा जो शहबाज ने पोस्ट कर दिया। और देखिए, चीन के कहने पर सीज फायर के लिए राजी हुआ ईरान। चीन से बातचीत के बाद ईरान सीज फायर के लिए माना है। कूटनीतिक दबाव के बाद युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। देखिए, अब से ठीक 40 दिन पहले ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज अमेरिका और इजराइल ने किया था, लेकिन अब जबकि 2 हफ्तों में सीज फायर का ऐलान किया गया है तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 40 दिनों की जंग का नतीजा निकला क्या, कौन किस पर कितना भारी पड़ा। इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान इन इंडिया के आधिकारिक अकाउंट से साझा तस्वीरों के जरिए ईरानी सभ्यता की ताकत को दिखाया जा रहा है। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झुका हुआ दिखाया गया है। ईरान के प्रॉक्सी भी ये मैसेज दुनिया के सामने दे रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों को झुका दिया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से लिखा गया है, हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक यानी पूरे 40 दिन मिसाइल, ड्रोन और लगातार हमलों की गूंज सुनाई दी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर ठिकानों पर बार बार हमले किए गए। इन 40 दिनों में हजारों हमले हुए, सैकड़ों जानें गई और अरबों डॉलर का
नुकसान हुआ। यानी जश्न और दावों के बीच ये जंग दूसरी तरफ भारी पड़ी। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई थी तब इसे ईरान के न्यूक्लियर इरादों को चुनौती देने के मकसद से शुरू किया गया था। ईरान को बड़ा खतरा बताते हुए इस जंग की शुरुआत की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई समेत ईरान के बड़े बड़े नेता मार दिए गए। आईआरजीसी के टॉप कमांडर टारगेट किए गए, जिससे ईरान के कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी दरार आई। नतांज और फोर्डो जैसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया। ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल ठिकानों और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया। यही नहीं, इन हमलों में हजारों ईरानी नागरिक भी मारे गए। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारी सैन्य दबाव के आगे ईरान को झुकना पड़ा और बिना शर्तें मनवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सहमति देनी पड़ी। दावा यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच पहले से तालमेल था और सीजफायर भी उसी रणनीति का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक ईरान को न तो प्रतिबंधों में राहत मिली, न ही जंग खत्म करने की कोई गारंटी। यानी मैदान में दबाव इतना ज्यादा था कि ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन ये इजराइल का पक्ष है, जबकि जंग के इन 40 दिनों में दुनिया ने ईरान की अभूतपूर्व ताकत की नुमाइश को देखा है। दुनिया ने देखा है कि कैसे सुपर पावर के सामने ईरान ने जोरदार प्रतिरोध किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल से लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार टारगेट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नस को दबाकर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया, जिसका असर यह हुआ कि भले ही ईरान को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उससे अमेरिका और इजराइल को अब तक अपने लक्ष्य से दूर रखा है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक है और इस बैठक में सभी विभागों के कामों की समीक्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने एक बड़ी बैठक का आह्वान किया है। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने एक बार फिर से ये बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक है और सभी विभागों के कामों की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का व्यापक असर भारत पर भी पड़ा है और भारत में तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभागों के काम की समीक्षा होगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, भारतीय दूतावास ने ईरान छोड़ने के निर्देश दिए। सुझाव ये दिए गए हैं कि रास्ते से ईरान छोड़ें। सीज फायर के बाद भी जल्द ईरान छोड़ने के निर्देश ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गए हैं।
और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय दूतावास ने ईरान छोड़ने के निर्देश दिए हैं सभी भारतीयों को जो इस वक्त ईरान में हैं या ईरान में फंसे हुए, भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत सरकार ये आपको सुझाव दे रही है कि आप वहां से निकल आए। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय दूतावास की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी भारतीय इस वक्त ईरान में हैं, सीज फायर हो चुका है, युद्ध पर कुछ दिनों के लिए विराम लग चुका है, लेकिन बावजूद इसके आपको अगर मौका लगे तो आप जरूर वहां से भारत लौट आए। एक ट्वीट और पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के एक पोस्ट ने अब ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पाकिस्तान की सरकार खुद फैसले लेती है या सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़ती है। पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। क्या पाकिस्तान की विदेश नीति रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रही है? क्या पाकिस्तान में सरकार भी किसी के इशारे पर चल रही है? एक ट्वीट से बाहर आया पाकिस्तान में चल रहा द ग्रेट पपेट शो। ये कहानी एक ट्वीट से शुरू होती है, लेकिन सवाल पूरी सत्ता तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से किया गया एक पोस्ट और उसमें छुपा हुआ एक शब्द ड्राफ्ट जैसे किसी पर्दे के पीछे छुपी स्क्रिप्ट का इशारा दे गया। पाकिस्तान जो खुद को कूटनीति का खिलाड़ी बता रहा था, अब उसी की साख पर सवाल खड़े हैं। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर वो झलक जिसने दिखा दिया कि फैसले कहीं और लिखे जाते हैं और पढ़े कहीं और जाते हैं। ये ट्वीट जैसे ही पोस्ट हुआ, रीट्वीट की बाढ़ आ गई और फिर शुरू हुआ सवालों का तूफान। एक्स पर यूजर्स ने तुरंत स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया और एडिट हिस्ट्री खंगालते ही पूरा मामला खुलता चला गया। शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को लेकर लोग पूछने लगे, क्या यह संदेश असल में उनका ही था या फिर फॉरवर्ड किया गया। कुछ ही देर में पपेट गवर्नमेंट ट्रेन करने लगा और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी मजाक बनकर रह गई। यानी एक क्लिक और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स की पोल खुल गई। मीम्स के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू बताया जाने लगा और डिजिटल दुनिया में ये मजाक धीरे धीरे एक बड़े नैरेटिव में बदल गया। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि उस सिस्टम की झलक है जहां फैसले खुद नहीं लिए जाते। यही नहीं, ड्राफ्ट में पीएम को पाकिस्तान पीएम यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरह संबोधित किया गया। जानकार बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नोट्स में अपना पद इस तरह नहीं लिखता। यही बात पूरे विवाद का सबसे बड़ा आधार बन गई। अब चर्चा सिर्फ एक ट्वीट की नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की नीति निर्माण प्रक्रिया पर आ गई। क्या फैसले इस्लामाबाद में बनते हैं या सिर्फ मंजूरी वहां से मिलती है, और अगर स्क्रिप्ट बाहर से आती है तो क्या यह डिप्लोमेसी है या फिर एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम।